सो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिटेल में, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर पढ़ने के बाद हमने लास्ट में उसमें आपसे कहा था कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। माय डियर, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम उस वेरिएबल को बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी के मदद से हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट डिफाइन कर सकें। ऐसे कोई सा भी वेरिएबल, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सहायता से हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट क्या है, तो हर वह फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब और ऐसी प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? तो आज जिन लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि कैसे स्टेट डिफाइन करने का मतलब क्या है, स्टेट डिफाइन करने का मतलब है जैसे आपने बोला अभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर 2 बार है या 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 2 पास्कल है, 5 पास्कल है। तो ये जो आप बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं ना, स्टेट बता रहे हैं कि इस स्टेट पर है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो मैंने कहा कि एनर्जी भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं कि कैसे एनर्जी कैसे है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने यहां हेडिंग लिखा है एनर्जी। एनर्जी को क्या, एनर्जी क्या है, एनर्जी को कैसे मैंने लिखा है? अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इज इट क्लियर? तो माय डियर, मैंने यहां इंडिकेटर डायग्राम बनाया है, पीवी डायग्राम बनाया है। उसमें इनिशियल स्टेट है पॉइंट 1 और फाइनल स्टेट है पॉइंट 2। इनिशियल से फाइनल स्टेट पर हम जब जा रहे हैं 1 to 2, तो पाथ ए फॉलो कर रहे हैं। पाथ ए मतलब प्रोसेस ए। और जब पॉइंट 2 से, स्टेट 2 से फाइनल मींस जो इनिशियल पॉइंट है, फिर से हम वहां पहुंच रहे हैं पाथ बी की मदद से, मतलब प्रोसेस बी की मदद से। तो माय डियर, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, वो क्या है? वो है Q इज इक्वल टू डेल E प्लस W। यही इंटरनल एनर्जी है। ये है एक प्रोसेस के लिए, साइकिल के लिए नहीं है। साइकिल के लिए क्या है? डेल W इज इक्वल टू डेल Q। दिस प्रोसेस, दिस इक्वेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन फॉर साइकिल। और ये जो है ये प्रोसेस के लिए। तो भाइयों बहनों, अगर मैं, मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं पॉइंट 1 to 2 तक पहुंचने के लिए पाथ ए को चूज करूं, और पाथ ए के लिए मींस प्रोसेस ए के लिए मैं अगर थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन लिखूं, तो देखिए फॉर प्रोसेस ए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी? Q A इज इक्वल टू डेल E A प्लस क्या हो जाएगा? W A। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Q A माइनस W A इज इक्वल टू डेल E A, और इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख दूं। क्यों लिख रहा हूं ऐसे? मतलब प्रोसेस 1 to 2 में इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी बढ़ी? डेल ई ए बता रहा है। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक पहुंचने के लिए पाथ बी कंसीडर कर रहा हूं, मतलब प्रोसेस बी कंसीडर कर रहा हूं फॉर प्रोसेस बी। प्रोसेस बी के लिए थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन लिखिए। प्रोसेस बी के लिए थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है माय डियर, क्यू बी इज इक्वल टू डेल ई बी प्लस डब्ल्यू बी।
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं QB माइनस WB इज इक्वल टू डेल EB, आ रही बात समझ में? ये हुआ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का नाम मैंने इसको दे दिया। ये डेल EB बता रहा है कि प्रोसेस B 2 to 1 कितना एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। मैं बार बार स्टोर नहीं बोलूंगा, डेल EB, डेल मींस चेंज, E मतलब एनर्जी, B मतलब प्रोसेस B में, प्रोसेस B के दौरान कितनी एनर्जी चेंज हुई। इज इट क्लियर? तो उसके लिए मैंने दो इक्वेशन बना लिया है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड फॉर प्रोसेस A एंड B। लेकिन बच्चों, जब हमने प्रोसेस A कंसीडर किया और प्रोसेस B कंसीडर किया, तो प्रोसेस A 1 to 2, प्रोसेस B 2 to 1, एक साइकिल कंप्लीट हुई कि नहीं? एक साइकिल कंप्लीट हुई, थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट हुई। और थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए इक्वेशन क्या है माय डियर? ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या बनी? साइकिल बनाई, एक साइकिल कंप्लीट हुई। और साइकिल के लिए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन समीशन ऑफ WA W इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q। साइकिल के लिए यहां प्रोसेस में लिखेंगे साइकिल, CYCLE, साइकिल। अब साइकिल कंप्लीट हुई जो प्रोसेस A और B की मदद से, उसमें टोटल वर्क बोल रहा है समीशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q। तो टोटल वर्क कितना है माय डियर? WA प्लस WB इज इक्वल टू, थोड़ा और ऊपर लिखता हूं मैं इसको, WA प्लस WB इज इक्वल टू QA प्लस QB। इज इट क्लियर? WA, या मैं ऐसे लिखूं इसको, देखिए बच्चों, QA, WA को इधर ले आओ, QB को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? QA माइनस WA, और ये क्या हो जाएगा? WB माइनस QB। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखें, WA माइनस QA इज इक्वल टू QB माइनस WB। लिख सकते हैं ऐसे, या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना हो तो एक तरीका और है, वो तरीका है QA माइनस WA इज इक्वल टू WB माइनस QB। ध्यान से देखिए बच्चों, QA माइनस WA इज इक्वल टू WB माइनस QB, ये इसी इक्वेशन का नेक्स्ट फॉर्म है। WA को इधर ले गया तो QA माइनस WA, ये लिखा है QA माइनस WA। QB को इधर लाया, WB माइनस QB। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिए, QA माइनस WA इज इक्वल टू डेल EA। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप मत करना, ध्यान से सुनो। QA माइनस WA कितना है? डेल EA फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू WB माइनस QB, WB माइनस QB, WB माइनस QB। मतलब आप इसको अगर ऐसे लिखो, WB प्लस QB इज इक्वल टू डेल EB। अगर आप माइनस कॉमन लो तो WB माइनस QB इज इक्वल टू डेल EB। इस माइनस को अगर इधर लाओ तो भी माइनस इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो WB माइनस QB, WB माइनस QB कितना? माइनस डेल EB, माइनस डेल EB। क्या इक्वेशन मिली है माय डियर? मुझे नहीं पता जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कितने लोग इस इक्वेशन को फील कर पा रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन से आपको साइकिल, प्रोसेस, प्रॉपर्टी सब कुछ फील होने वाली है। ध्यान से सुनिए, ये इक्वेशन हमें बोल रही है कि प्रोसेस A के दौरान जितनी एनर्जी चेंज हुई, प्रोसेस B के दौरान जितनी एनर्जी चेंज हुई, दोनों इक्वल है। इज इट क्लियर? दोनों इक्वल है। यहां प्लस है, यहां माइनस है। प्लस का मतलब प्रोसेस A में मींस 1 to 2, प्रोसेस A के दौरान सिस्टम में एनर्जी ऐड किया। प्रोसेस 2 to 1
मींस प्रोसेस बी में एनर्जी सिस्टम से बाहर गई और जितनी एनर्जी एंटर हुई, जितनी एनर्जी बाहर गई, दोनों इक्वल हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों इक्वल हैं। मतलब अगर इन दोनों का हम सम करें, डेल ई ए प्लस डेल ई बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और वो इज इक्वल टू 0 क्या शो कर रहा है? इज इक्वल टू 0 यह शो कर रहा है कि नेट चेंज इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एनर्जी भी जो है, एनर्जी साइकिल कंप्लीट होने के बाद चेंज नहीं होती, जितनी पहले थी उतनी ही है। आर यू गेटिंग? सर जितनी पहले थी उतनी का मतलब क्या है? मतलब डेल ई 0 आ रहा है। डेल ई ए प्लस डेल ई बी इस इक्वेशन से मिलेगा, डेल ई ए प्लस डेल ई बी इज इक्वल टू 0। मतलब स्टोर नहीं हुई एनर्जी, एक भी एनर्जी स्टोर नहीं हुई, जितनी पहले थी उतनी अभी है। तो स्टेट चेंज नहीं हुआ ना माय डियर। स्टेट चेंज होता तो एनर्जी चेंज हो जाती। आर यू गेटिंग? क्लियर हो रही बात? एक बच्चा बोलता है सर अगर हम प्रोसेस चेंज कर दें तो? आपने जो प्रोसेस बी लिया है, हो सकता है उस प्रोसेस के कारण, उस प्रोसेस में कुछ ऐसी बातें रही हो जिसके कारण वो इक्वल एनर्जी हो गई, जितना हमने एंटर किया उतनी एनर्जी प्रोसेस बी से बाहर हो गई हो। तुम कोई भी प्रोसेस ले लो ब्रायन लारा, कोई भी प्रोसेस ले लो। प्रोसेस सी देखिए, प्रोसेस सी देखिए माय डियर, ध्यान से देखिए। आप इसको अपनी कॉपी में करके देखिएगा, मैं इसको सिमिलरली बोल के लिख देता हूं। इसको ध्यान से देखिए। अभी जो मैंने प्रोसेस बी लिया, प्रोसेस ए तो ठीक है, अभी जो मैंने प्रोसेस बी लिया, प्रोसेस बी की जगह अगर मैं प्रोसेस सी ले लूं, गेटिंग? नहीं आ रहा है? अगर प्रोसेस बी की जगह मैं प्रोसेस सी कंसीडर कर लूं, प्रोसेस बी की जगह प्रोसेस सी कंसीडर कर लूं, तो बाकी सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी। बस ये क्या हो जाएगा? डेल ई ए इज इक्वल टू माइनस डेल ई सी। प्रोसेस बी की जगह अगर मैं प्रोसेस सी ले लूं तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस इक्वेशन ये बन जाएगी। क्या कहते हो? सॉल्व करके देख लेना सिमिलरली, सिमिलर वे में आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आएगा। मतलब बच्चों, चाहे आप पाथ बी से जाओ, चाहे आप पाथ सी से जाओ, पाथ ए में जितनी एनर्जी एंटर हुई, पाथ बी से उतनी एनर्जी बाहर चली गई प्रोसेस सी के दौरान। माफ कीजिएगा, ये प्रोसेस सी है। प्रोसेस सी के दौरान, प्रोसेस सी के कारण, प्रोसेस सी के ड्यूरेशन में इतनी एनर्जी सिस्टम से बाहर चली गई, चेंज हो गई। और अगर सम करें, यहां देख लीजिए, जो मैं बार बार सम की बात कर रहा हूं, डेल ई ए, इसको आप इधर लाओ, प्लस डेल ई सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है प्रोसेस ए के दौरान थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो एनर्जी चेंज हुई थी, मतलब इंक्रीज हुई थी, प्लस, और प्रोसेस सी के दौरान जो एनर्जी चेंज हुई, इज इट क्लियर? प्रोसेस सी के दौरान जो एनर्जी चेंज हुई, उन दोनों का सम अल्टीमेटली 0। मतलब नो स्टोरेज इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम माय डियर। आ रही बात समझ में? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, मतलब इनिशियल और फाइनल कंडीशन में सेम है। जब साइकिल कंप्लीट होती है, ऐसे तो प्रेशर हुआ करता था, ऐसे तो टेम्परेचर हुआ करता था, ऐसे तो वॉल्यूम हुआ करता था। थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाते थे। और यहां वो स्टेट हम एनर्जी के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो क्या अब हम यह कह सकते हैं कि एनर्जी इज ऑल्सो अ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट एंड हेंस एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। माय डियर, इट डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स, ये जो एंड पॉइंट हैं 1 2, केवल इस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप पाथ सी से जाएं या पाथ डी से जाएं, पाथ ई से जाएं, इट डजंट मैटर फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। इट मींस एनर्जी
does not, since energy does not depend on the path of a thermodynamic system, thermodynamic cycle, it depends only on the points. It means in thermodynamic system, in thermodynamics, energy is a point function because it depends on the end points of the process. That's why we can say energy is a point function. Are you getting? Energy is a point function. मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होने वाला है। एक लाइन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, ध्यान से लिखिए, बिल्कुल एक नोट बना लीजिए, यहां जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। एक पॉइंट लिखिए आप, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, ये साइक्लिक इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन है, ये इंटीग्रल एक बार ही बनाना है, 3 बार मत बना देना आप भी, वो मार्कर से नीचे होता है इसलिए मैंने 3 बार लिखा। ये इंटीग्रल का साइन, ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ प्रॉपर्टी, अरे यार पुअर्टी लिख रहा हूं, ये सब कोरोना का कमाल है। प्रॉपर्टी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग? सम जो करोगे टोटल प्रॉपर्टी का साइकिल में, साइक्लिक इंटीग्रल, वो सम आएगा 0, मतलब नो चेंज, तभी तो उसको प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो यहां से एक बात पता चलती है, बच्चा पूछता है सर ये जो एनर्जी है आपने बोला है प्रॉपर्टी है, सर प्रॉपर्टी तो 2 टाइप की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर ये जो एनर्जी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? मैंने बोला बहुत मारूंगा बेटा, दौड़ा के मारूंगा। एक बार जब मैंने इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बता दिया है तो तुम फिर मुझसे दोबारा मत पूछो यार। अगर तुम साइज चेंज कर दोगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग? तो जब एनर्जी चेंज हो गई, समझ में आ रही बात? जब एनर्जी चेंज हो गई, मास चेंज कर देने से, सिस्टम की साइज चेंज कर देने से, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंड है सिस्टम के साइज और मास पे। जो डिपेंड है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट माय डियर, लिख रहे हैं एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक पॉइंट और लिखिए, गर्मी बहुत है यार, ये नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं, ठीक है? कि तुम लिख लो दूसरा पॉइंट, गर्मी बहुत है यार। ये सब लिख लो भाई साहब, ये इजीली तुम्हें अवेलेबल नहीं होगा। मैंने पहले ही किसी लेक्चर में बोला है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा। मुझसे अच्छा पढ़ाएंगे या मुझसे बुरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना? मुझे लगा क्लास में। चलो देखो, तो देखो बच्चे, अगला पॉइंट, पहला पॉइंट आपने लिख लिया एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब एनर्जी पर यूनिट मास। एनर्जी पर यूनिट मास इज स्पेसिफिक एनर्जी। आर यू गेटिंग? बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होगी, खुद बताओ। एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देन स्पेसिफिक एनर्जी इज, होता होगा कुछ, हमें क्या पता। अरे बच्चे, मैंने बोला था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो दो का रेशो जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन अगर जेईई मेंस में आ जाए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नीट में आ जाए, मजा आ जाए। स्पेसिफिक एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट मास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है। जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनको मजा नहीं आ रहा है, वो डिसलाइक जरूर करें, आई डोंट केयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज के लिए